भू आकृतियाँ तथा उनका विकास। पृथ्वी के धरातल का निर्माण करने वाले पदार्थों पर अपक्षय की प्रक्रिया के पश्चात भू आकृतिक कारक जैसे प्रवाहित जल, भूमिगत जल, वायु, हिमनद तथा तरंग अपरदन करते हैं। आप ये जानते हैं कि अपरदन धरातलीय स्वरूप को बदल देता है। निक्षेपण प्रक्रिया अपरदन प्रक्रिया का परिणाम है और निक्षेपण से भी धरातलीय स्वरूप में परिवर्तन आता है। चूँकि यह अध्याय भू आकृतियों तथा उनके विकास से संबंधित है, अतः सबसे पहले ये जानें कि भू आकृति क्या है। साधारण शब्दों में छोटे से मध्यम आकार के भूखंड भू आकृति कहलाते हैं। बहुत सी संबंधित भू आकृतियाँ मिलकर भू दृश्य बनाती हैं जो भूतल के विस्तृत भाग हैं। प्रत्येक भू आकृति की अपनी भौतिक आकृति, आकार व पदार्थ होते हैं जो कि कुछ भू प्रक्रियाओं एवं उनके कारकों द्वारा निर्मित हैं। अधिकतर भू आकृतिक प्रक्रियाएं धीमी गति से कार्य करती हैं और इसी कारण उनके आकार बनने में लंबा समय लगता है। प्रत्येक भू आकृति का एक प्रारंभ होता है। भू आकृतियों के एक बार बनने के बाद उनके आकार, आकृति व प्रकृति में बदलाव आता है, जो भू आकृतिक प्रक्रियाओं व कार्यकर्ताओं के लगातार धीमे अथवा तेज गति के कारण होता है। जलवायु संबंधी बदलाव तथा वायु राशियों के ऊर्ध्वाधर अथवा क्षैतिज संचलन के कारण भू आकृतिक प्रक्रियाओं की गहनता से ये प्रक्रियाएं स्वयं परिवर्तित हो जाती हैं, जिनसे भू आकृतियाँ रूपांतरित होती हैं। विकास का यहाँ अर्थ भूतल के एक भाग में एक भू आकृति का दूसरी भू आकृति में या एक भू आकृति के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होने की अवस्थाओं से है। इसका अभिप्राय यह है कि प्रत्येक भू आकृति के विकास का एक इतिहास है और समय के साथ उसका परिवर्तन हुआ है। एक स्थल रूप विकास की अवस्थाओं से गुजरता है, जिसकी तुलना जीवन की अवस्थाओं, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था तथा वृद्धावस्था से की जा सकती है। प्रवाहित जल आदि प्रदेशों में जहाँ अत्यधिक वर्षा होती है, प्रवाहित जल सबसे महत्वपूर्ण भू आकृतिक कारक हैं जो धरातल का निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी हैं। प्रवाहित जल के दो तत्व हैं। एक धरातल पर परत के रूप में फैला हुआ प्रवाह है। दूसरा रैखिक प्रवाह है जो घाटियों में नदियों, सरिताओं के रूप में बहता है। प्रवाहित जल द्वारा निर्मित अधिकतर अपरदित स्थल रूप ढाल प्रवणता के अनुरूप बहती ही नदियों की आक्रामक युवावस्था से संबंधित हैं। कालांतर में तेज ढाल लगातार अपरदन के कारण मंद ढाल में परिवर्तित हो जाते हैं और परिणाम स्वरूप नदियों का वेग कम हो जाता है, जिससे निक्षेपण आरंभ होता है। तेज ढाल से बहती हुई सरिताएं भी कुछ निक्षेपित भू आकृतियाँ बनाती हैं, लेकिन ये नदियों के मध्यम तथा धीमे ढाल पर बने आकारों की अपेक्षा बहुत कम होते हैं। प्रवाहित जल का ढाल जितना मंद होगा उतना ही अधिक निक्षेपण होगा। जब लगातार अपरदन के कारण नदी तल समतल हो जाए तो अधोमुखी कटाव कम हो जाता है और तटों का पार्श्व अपरदन बढ़ जाता है और इसके फलस्वरूप पहाड़ियाँ और घाटियाँ समतल मैदानों में परिवर्तित हो जाते हैं। स्थलगत प्रवाह परत अपवर्तन का कारण है। परत प्रवाह धरातल की अनियमितताओं के आधार पर संकीर्ण व विस्तृत मार्गों पर हो सकता है। प्रवाहित जल के घर्षण के कारण बहते हुए जल द्वारा कम या अधिक मात्रा में बहाकर लाए गए तलछटों के कारण छोटी व तंग क्षुद्र सरिताएं बनती हैं। ये क्षुद्र सरिताएं धीरे धीरे लंबी व विस्तृत अवनालिकाओं में विकसित होती हैं। इन अवनलिकाओं में कालांतर में अधिक गहरी, चौड़ी तथा लंबाई में विस्तृत होकर एक दूसरे में समाहित होकर घाटियों का जाल बनाती हैं। प्रारंभिक अवस्थाओं में अधोमुखी कटाव अधिक होता है, जिससे अनियमितताएं जैसे जलप्रपात व सोपानी जलप्रपात आदि लुप्त हो जाते हैं। मध्यावस्था में सरिताएं नदी जल में धीमा कटाव करती हैं और घाटियों में पार्श्व अपरदन अधिक होता है। कालांतर में घाटियों के किनारों की ढाल मंद होती जाती है। इस प्रकार अपवाह बेसिन के मध्य विभाजक तब तक निम्न होते जाते हैं जब तक ये पूर्णतः समतल नहीं हो जाते और अंततः एक धीमे उच्चावच का निर्माण होता है, जिसमें यत्र तत्र अवरोधी चट्टानों के अवशेष दिखाई देते हैं, जिन्हें मोना डनोक
कहते हैं। नदी अपर्दन के द्वारा बने इस प्रकार के मैदान संप्राय मैदान या पेनी प्लेन कहलाते हैं। प्रवाहित जल से निर्मित प्रत्येक अवस्था की स्थल रूप संबंधी विशेषताओं का संक्षिप्त वर्णन निम्न प्रकार है। युवावस्था, यूथ। इस अवस्था में नदियों की संख्या बहुत कम होती है। ये नदियाँ उथली वी आकार की घाटी बनाती हैं, जिनमें बाढ़ के मैदान लगभग अनुपस्थित या संकरे बाढ़ मैदान मुख्य नदी के साथ साथ पाए जाते हैं। जल विभाजक अत्यधिक विस्तृत, चौड़े व समतल होते हैं, जिनमें दलदल व झीलें होती हैं। इन ऊंचे समतल धरातल पर नदी विसर्प विकसित हो जाते हैं। ये विसर्प अंततः ऊंचे धरातलों में गभीरभूत हो जाते हैं, अर्थात विसर्प की तली में निम्न कटाव होता है और ये गहराई में बढ़ते हैं। जहाँ अनावृत कठोर चट्टानें पाई जाती हैं, वहाँ जलप्रपात व क्षिप्रिकाएँ बन जाती हैं। प्रौढ़ावस्था या मैच्योर। इस अवस्था में नदियों में जल की मात्रा अधिक होती है और सहायक नदियाँ भी इसमें आकर मिलती हैं। नदी घाटियाँ वी आकार की होती हैं, लेकिन गहरी होती हैं। मुख्य नदी के व्यापक और विस्तृत होने से विस्तृत बाढ़ के मैदान पाए जाते हैं, जिसमें घाटी के भीतर ही नदी विसर्प बनाती हुई प्रवाहित होती है। युवावस्था में निर्मित समतल, विस्तृत व अंतर नदीय दलदली क्षेत्र लुप्त हो जाते हैं और नदी विभाजक स्पष्ट होते हैं। जलप्रपात व क्षिप्रिकाएँ लुप्त हो जाती हैं। वृद्धावस्था, ओल्ड। वृद्धावस्था में छोटी सहायक नदियाँ कम होती हैं और ढाल मंद होता है। नदियाँ स्वतंत्र रूप से विस्तृत बाढ़ के मैदानों में बहती हुई नदी विसर्प प्राकृतिक तटबंध, गोखुर झील आदि बनाती हैं। विभाजक विस्तृत तथा समतल होते हैं, जिनमें झील दलदल पाए जाते हैं। अधिकतर भूदृश्य से समुद्र तल के बराबर या थोड़े ऊंचे होते हैं। अपर्दित स्थल रूप। घाटियाँ। घाटियों का प्रारंभ तंग व छोटी छोटी क्षुद्र सरिताओं से होता है। ये क्षुद्र सरिताएँ धीरे धीरे लंबी व विस्तृत अवनलिकाओं में विकसित होती हैं। ये अवनलिकाएँ धीरे धीरे और गहरी हो जाती हैं। ये चौड़ी व लंबी होकर घाटियों का रूप धारण करती हैं। लंबाई, चौड़ाई एवं आकृति के आधार पर ये घाटियाँ वी आकार घाटी, गॉर्ज, कैनियन आदि में वर्गीकृत की जा सकती हैं। गॉर्ज एक गहरी संकरी घाटी है, जिसके दोनों पार्श्व तीव्र ढाल के होते हैं। एक कैनियन के किनारे भी खड़ी ढाल वाले होते हैं और यह भी गॉर्ज की ही भांति गहरी होती है। गॉर्ज की चौड़ाई इसके तल व ऊपरी भाग में लगभग एक समान होती है। इसके विपरीत कैनियन तल की अपेक्षा ऊपरी भाग अधिक चौड़ा होता है। वास्तव में कैनियन गॉर्ज का ही एक दूसरा रूप है। चट्टानों के प्रकार और संरचना पर घाटी का प्रकार निर्भर होता है। उदाहरणार्थ, कैनियन का निर्माण प्रायः अवसादित चट्टानों के क्षैतिज विस्तरण में पाए जाने से होता है और गॉर्ज कठोर चट्टानों में बनता है। जलगर्तिका तथा अवनमित कुंड, पैथोल्स एंड प्लंग पूल्स। पहाड़ी क्षेत्रों में नदी तल में अपर्दित छोटे चट्टानी टुकड़े छोटे गर्तों में फंसकर वृत्ताकार रूप में घूमते हैं, जिन्हें जलगर्तिका कहते हैं। एक बार छोटे व उथले गर्तों के बन जाने पर कंकड़, पत्थर व गोलास्म इन गर्तों में एकत्रित हो जाते हैं और प्रवाहित जल के साथ घूमते हैं और धीरे धीरे इन गर्तों का आकार बढ़ता जाता है। ये गर्त आपस में मिल जाते हैं और कालांतर में नदी घाटी गहरी होती जाती है। जलप्रपात के तल में भी एक गहरे व बड़े जलगर्तिका का निर्माण होता है, जो जल के ऊंचाई से गिरने व उनमें शिलाखंडों के वृत्ताकार घूमने से निर्मित होते हैं। जलप्रपातों के तल में ऐसे विशाल व गहरे कुंड अवनमित कुंड प्लंग पूल्स कहलाते हैं। अधाकर्तित विसर्प या गभीरीभूत विसर्प, इंसाइज्ड और इंट्रेंच्ड मेंडर्स। तीव्र ढालों में तीव्रता से बहती हुई नदियाँ सामान्यतः नदी तल पर अपर्दन करती हैं। तीव्र नदी ढालों में भी पार्श्व अपर्दन अधिक नहीं होता, लेकिन मंद ढालों पर बहती हुई नदियाँ अधिक पार्श्व अपर्दन करती हैं। क्षैतिज अपर्दन अधिक होने के कारण मंद ढालों पर बहती हुई नदियाँ वक्रित होकर बहती हैं या नदी विसर्प बनाती हैं। नदी विसर्पों का बाढ़ मैदानों और डेल्टा मैदानों पर पाया जाना एक सामान्य बात है, क्योंकि यहाँ नदी का ढाल बहुत मंद होता है। कठोर चट्टानों में भी गहरे कटे हुए और विस्तृत विसर्प मिलते हैं। इन विसर्पों को अधाकर्तित विसर्प या गभीरभूत विसर्प कहा जाता है। नदी वेदिकाएँ, रिवर टेरेसेस
नदी वेदिकाएं प्रारंभिक बाढ़ मैदानों या पुरानी नदी घाटियों के तलों के चिन्ह हैं। ये जलोढ़ रहित मूलाधार चट्टानों के धरातल या नदियों के तल हैं जो निक्षेपित जलोढ़ वेदिकाओं के रूप में पाए जाते हैं। नदी वेदिकाएं मुख्यतः अपर्दित स्थल रूप हैं क्योंकि ये नदी निक्षेपित बाढ़ मैदानों के लंबवत अपर्दन से निर्मित होती हैं। विभिन्न ऊंचाइयों पर कई वेदिकाएं हो सकती हैं जो आरंभिक नदी जल स्तर को दर्शाते हैं। नदी वेदिकाएं नदी के दोनों तरफ समान ऊंचाई वाली हो सकती हैं और इस स्वरूप को युग्म पेयर्ड वेदिकाएं कहते हैं। निक्षेपित स्थल रूप जलोढ़ पंख जब नदी उच्च स्थानों से बहती हुई गिरिपद व मंद ढाल के मैदानों में प्रवेश करती हैं तो जलोढ़ पंख का निर्माण होता है। साधारणतः पर्वतीय क्षेत्रों में बहने वाली नदियाँ भारी व स्थूल आकार के नद्य भार को वहन करती हैं। मंद ढालों पर नदियाँ यह भार वहन करने में असमर्थ होती हैं तो ये शंकु के आकार में निक्षेपित हो जाता है जिसे जलोढ़ पंख कहते हैं। जो नदियाँ जलोढ़ पंखों से बहती हैं वे प्रायः अपने वास्तविक वाह मार्ग को बहुत दूर तक नहीं बहती बल्कि ये अपना मार्ग बदल लेती हैं और कई शाखाओं में बढ़ जाती हैं जिन्हें जल वितरिकाएँ डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। आर्द्र प्रदेशों में जलोढ़ पंख प्रायः निम्न शंकु की आकृति तथा शीर्ष से पाद तक मंद ढाल वाले होते हैं। शुष्क व अर्ध शुष्क जलवायुवीय प्रदेशों में ये तीव्र ढाल वाले व उच्च शंकु बनाते हैं। डेल्टा जलोढ़ पंखों की ही भांति होते हैं लेकिन इनके विकसित होने का स्थान भिन्न होता है। नदी अपने लाए हुए पदार्थों को समुद्र में किनारे बिखेर देती है। अगर ये भार समुद्र में दूर तक नहीं ले जाया गया तो यह तट के साथ ही शंकु के रूप में एक साथ फैल जाता है। जलोढ़ पंखों के विपरीत डेल्टा का निक्षेप व्यवस्थित होता है और इनका जलोढ़ स्तरित होता है अर्थात मोटे पदार्थ तट के निकट व बारीक कण जैसे चीका मिट्टी गाद आदि सागर में दूर तक जमा हो जाता है। जैसे जैसे डेल्टा का आकार बढ़ता है नदी वितरिकाओं की लंबाई बढ़ती जाती है और डेल्टा सागर के अंदर तक बढ़ता रहता है। बाढ़ मैदान प्राकृतिक तटबंध तथा विसर्पी रोधिका जिस प्रकार अपर्दन से घाटियाँ बनती हैं उसी प्रकार निक्षेपण से बाढ़ के मैदान विकसित होते हैं। बाढ़ के मैदान नदी निक्षेपण के मुख्य स्थल रूप हैं। जब नदी तीव्र ढाल से मंद ढाल में प्रवेश करती है तो बड़े आकार के पदार्थ पहले ही निक्षेपित हो जाते हैं और इसी प्रकार बारीक पदार्थ जैसे रेत चीका मिट्टी और गाद आदि अपेक्षाकृत मंद ढालों पर बहने वाली कम वेग वाली जल धाराओं में मिलते हैं और जब बाढ़ आने पर पानी तटों पर फैलता है तो ये उस तल पर जमा हो जाते हैं। नदी निक्षेप से बने ऐसे तल सक्रिय बाढ़ के मैदान कहलाते हैं। तलों से ऊंचाई पर बने तटों को असक्रिय बाढ़ के मैदान कहते हैं। असक्रिय बाढ़ के मैदान जो तटों के ऊपर ऊंचाई होती है मुख्यतः दो प्रकार के निक्षेपों से बने होते हैं, बाढ़ निक्षेप व सरिता निक्षेप। मैदानी भागों में नदियाँ प्रायः क्षैतिज दिशा में अपना मार्ग बदलती हैं और कटा हुआ मार्ग धीरे धीरे भर जाता है। बाढ़ मैदानों के ऐसे क्षेत्र जो नदियों के कटे हुए या छूटे हुए भाग हैं उनमें स्थूल पदार्थों के जमाव होते हैं। ऐसे जमाव जो बाढ़ के पानी के फैलने से बनते हैं अपेक्षाकृत महीन कणों चिकनी मिट्टी गाद आदि के होते हैं। ऐसे बाढ़ मैदान जो डेल्टाओं में बनते हैं उन्हें डेल्टा मैदान कहते हैं। प्राकृतिक तटबंध और विसर्पी रोधिका आदि कुछ महत्वपूर्ण स्थल रूप हैं जो बाढ़ के मैदानों से संबंधित हैं। प्राकृतिक तटबंध बड़ी नदियों के किनारों पर पाए जाते हैं। ये तटबंध नदियों के पार्श्वों में स्थूल पदार्थों के रैखिक निम्न व समानांतर कटक के रूप में पाए जाते हैं जो कई स्थानों पर कटे होते हैं। नदी रोधिकाएँ अर्थात पॉइंट बार्स या विसर्पी रोधिकाएँ अर्थात मेंडर बार्स बड़ी नदी विसर्पों के अवतल ढालों पर पाई जाती हैं। ये रोधिकाएँ प्रवाहित जल द्वारा लाए गए तलछटों के नदी किनारों पर निक्षेपण के कारण बनी हैं। इनकी चौड़ाई व परिच्छेदिका लगभग एक समान होती है और इनके अवसाद मिश्रित आकार के होते हैं। नदी विसर्प मेंडर्स विस्तृत बाढ़ व डेल्टा मैदानों में नदियाँ शायद ही सीधे मार्गों में बहती हैं। बाढ़ व डेल्टाई मैदान पर लूप जैसे चैनल प्रारूप विकसित होते हैं जिन्हें विसर्प कहा जाता है। विसर्प एक स्थल रूप न होकर एक प्रकार का चैनल प्रारूप है। नदी विसर्प के निर्मित होने के कारण निम्नलिखित हैं। मंद ढाल पर
बहते जल में तटों पर क्षैतिज या पार्श्विक कटाव करने की प्रवृत्ति का होना, तटों पर जलोढ़ या अनियमित व असंगठित जमाव जिससे जल के दबाव का नदी पार्श्वों पर बढ़ना, प्रवाहित जल का कोरियोलिस प्रभाव से विक्षेपण, अर्थात ठीक उसी प्रकार जैसे कोरियोलिस बल से वायु प्रवाह विक्षेपित होता है। जब चैनल की ढाल प्रवणता अत्यधिक मंद हो जाती है तो नदी में पानी का प्रवाह धीमा हो जाता तथा पार्श्वों का कटाव अधिक होता है। नदी तटों पर थोड़ी सी अनियमितताएं भी धीरे धीरे मोड़ों के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। यह मोड़ नदी के अंदरूनी भाग में जलोढ़ जमाव के कारण गहरे हो जाते हैं और बाहरी किनारा अपर्दित होता रहता है। अगर अपर्दन, बाहरी निक्षेपण तथा निम्न कटाव ना हो तो विसर्प की प्रवृत्ति कम हो जाती है। प्रायः बड़ी नदियों के विसर्प में अवतल किनारों पर सक्रिय निक्षेपण होते हैं और उत्तल किनारों पर अधोमुखी अर्थात अंडरकटिंग कटाव होते हैं। अवतल किनारे कटाव किनारों के रूप में भी जाने जाते हैं जो अधिक अपर्दन से तीव्र कगार अर्थात स्टीप क्लिफ के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। उत्तल किनारों का ढाल मंद होता है और विसर्पों के गहरे छल्ले के आकार में विकसित हो जाने पर ये अंदरूनी भागों पर अपर्दन के कारण कट जाते हैं और गोखुर झील अर्थात ऑक्सबो लेक बन जाती हैं। भौम जल, ग्राउंड वाटर। भौम जल यहाँ एक संसाधन के रूप में वर्णित नहीं है। यहाँ भौम जल का अपर्दन के कारक के रूप में और उसके द्वारा निर्मित स्थल रूपों का वर्णन किया गया है। जब चट्टानें पारगम्य, कम सघन, अत्यधिक जोड़ों या संधियों व दरारों वाली हों तो धरातलीय जल का अंतःत्वरण आसानी से होता है। लंबवत गहराई पर जाने के बाद जल धरातल के नीचे चट्टानों की संधियों, छिद्रों व संस्तरण तल से होकर क्षैतिज अवस्था में बहना प्रारंभ करता है। जल का यह क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर प्रवाह ही चट्टानों के अपर्दन का कारण है। भौम जल में पदार्थों के परिवहन द्वारा बने स्थल रूप महत्वहीन है। इसी कारण भूमिगत जल का कार्य सभी प्रकार की चट्टानों में नहीं देखा जा सकता, लेकिन ऐसी चट्टानें जैसे चूना पत्थर या डोलोमाइट जिनमें कैल्शियम कार्बोनेट की प्रधानता होती है, उनमें धरातलीय व भौम जल रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अर्थात घोलीकरण व अवक्षेपण अनेक स्थल रूपों को विकसित करते हैं। ये दो प्रक्रियाएं घोलीकरण व अवक्षेपण या तो चूना पत्थर व डोलामाइट चट्टानों में अलग से या अन्य चट्टानों के साथ अंतरासंस्कृत पाई जाती हैं। किसी भी चूना पत्थर अर्थात लाइमस्टोन या डोलोमाइट चट्टान के क्षेत्र में भौम जल द्वारा घुलन प्रक्रिया और उसके निक्षेपण प्रक्रिया से बने ऐसे स्थल रूपों को कास्ट टोपोग्राफी स्थलाकृति का नाम दिया गया है। यह नाम एडियाटिक सागर के साथ बाल्कन कास्ट क्षेत्र में उपस्थित लाइमस्टोन चट्टानों पर विकसित स्थलाकृतियों पर आधारित है। अपर्दनात्मक तथा निक्षेपणात्मक दोनों प्रकार के स्थल रूप कास्ट स्थलाकृतियों की विशेषताएं हैं। अपर्दित स्थल रूप कुंड, पूल्स, घोल रंध्र, सिंक होल्स, लैपीज और चूना पत्थर चबूतरे, लाइमस्टोन पेवमेंट्स। चूना पत्थर चट्टानों के तल पर घुलन क्रिया द्वारा छोटे व मध्यम आकार के छोटे घोल गर्तों का निर्माण होता है, जिनके विलय पर उन्हें विलयन रंध्र स्वैलो होल्स कहते हैं। घोल रंध्र कास्ट क्षेत्रों में बहुतायत में पाए जाते हैं। घोल रंध्र एक प्रकार के छिद्र होते हैं जो ऊपर से वृत्ताकार व नीचे कीप की आकृति के होते हैं और इनका क्षेत्रीय विस्तार कुछ वर्ग मीटर से हेक्टेयर तक तथा गहराई आधा मीटर से 30 मीटर या उससे अधिक होती है। इनमें से कुछ का निर्माण अकेले घुलन प्रक्रिया द्वारा ही होता है और कुछ अन्य पहले घुलन प्रक्रिया द्वारा बनते हैं। और अगर इन घोल रंध्रों के नीचे बनी कंदराओं की छत ध्वस्त हो जाए तो ये बड़े छिद्र ध्वस्त या निपात रंध्र कोलैप्स सिंक्स के नाम से जाने जाते हैं। अधिकतर घोल रंध्र ऊपर से अपर्दित पदार्थों के जमने से ढक जाते हैं और उथले जल कुंड जैसे प्रतीत होते हैं। ध्वस्त घोल रंध्रों को डोलाइन भी कहा जाता है। ध्वस्त रंध्रों की अपेक्षा घोल रंध्र अधिक संख्या में पाए जाते हैं। सामान्यतः धरातलीय प्रवाहित जल
घोल रंध्रों व विलयन रंध्रों से गुजरता हुआ अंतर्भौमी नदी के रूप में विलीन हो जाता है और फिर कुछ दूरी के पश्चात किसी कंदरा से भूमिगत नदी के रूप में फिर निकल आता है। जब घोल रंध्र व डोलाइन इन कंदराओं की छत के गिरने से या पदार्थों के स्खलन द्वारा आपस में मिल जाते हैं तो लंबी, तंग तथा विस्तृत खाइयाँ बनती हैं, जिन्हें घाटी रंध्र या अर्थात वैली सिंक्स या युवाला कहते हैं। धीरे धीरे चूना युक्त चट्टानों के अधिकतर भाग इन गर्तों व खाइयों के हवाले हो जाता है और पूरे क्षेत्र में अत्यधिक अनियमित पतले व नुकीले कटक आदि रह जाते हैं, जिन्हें लेपीज कहते हैं। इन कटकों या लेपीज का निर्माण चट्टानों की संधियों में भिन्न घुलन प्रक्रियाओं द्वारा होता है। कभी कभी लेपीज के ये विस्तृत क्षेत्र समतल चूना युक्त चबूतरों में परिवर्तित हो जाते हैं। कंदराएं, केव्स ऐसे प्रदेश जहाँ चट्टानों के एकांतर संस्तर हों, सैल, बालू, पत्थर व कॉर्जाइट, और इनके बीच में अगर चूना पत्थर और व डोलोमाइट चट्टानें हों, या जहाँ सघन चूना पत्थर चट्टानों के संस्तर हों, वहाँ प्रमुखतः कंदराओं का निर्माण होता है। पानी दरारों व संधियों से रिसकर सैल संस्तरण के साथ क्षैतिज अवस्था में बहता है। इसी तल संस्तर के सारे चूना चट्टानें घुलती हैं और लंबे व तंग विस्तृत रिक्त स्थान बनते हैं, जिन्हें कंदराएं कहा जाता है। कभी कभी विभिन्न स्तरों पर कंदराओं का एक जाल सा बन जाता है, जो चूना पत्थर चट्टानों के तल व उनके बीच संस्तरित चट्टानों पर निर्भर है। प्रायः कंदराओं का एक खुला मुख होता है, जिससे कंदरा सरिताएं बाहर निकलती हैं। ऐसी कंदराएं जिनके दोनों सिरे खुले हों, उन्हें सुरंग, टनल्स कहते हैं। निक्षेपित स्थल रूप अधिकतर निक्षेपित स्थल रूप कंदराओं के भीतर ही निर्मित होते हैं। चूना पत्थर चट्टानों में मुख्य रसायन कैल्शियम कार्बोनेट है, जो कार्बन युक्त जल अर्थात वर्षा जल में घुला हुआ कार्बन में शीघ्रता से घुल जाता है। जब इस जल का वाष्पीकरण होता है तो घुले हुए कैल्शियम कार्बोनेट का निक्षेपण हो जाता है, या जब चट्टानों की छत से जल वाष्पीकरण के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हो जाती हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट के चट्टानी धरातल पर टपकने से निक्षेपण हो जाता है। स्टैलेक्टाइट, स्टैलेग्माइट और स्तंभ। स्टैलेक्टाइट विभिन्न मोटाइयों के लटकते हुए हिम स्तंभ जैसे होते हैं। प्रायः ये आधार पर या कंदरा की छत के पास मोटे होते हैं और अंत के छोर पर पतले होते जाते हैं। ये अनेक आकारों में दिखाई देते हैं। स्टैलेग्माइट कंदराओं के फर से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। वास्तव में स्टैलेग्माइट कंदराओं की छत से धरातल पर टपकने वाले चूना मिश्रित जल से बनते हैं और स्टैलेक्टाइट के ठीक नीचे पतले पाइप की आकृति में बनते हैं। स्टैलेग्माइट एक स्तंभ के एक चपटी तस्तरीनुमा आकार में या समतल अथवा क्रेटर नुमा गड्ढे के आकार में विकसित हो जाते हैं। विभिन्न मोटाई के स्टैलेग्माइट तथा स्टैलेक्टाइट के मिलने से स्तंभ और कंदरा स्तंभ बनते हैं। काष्ठ प्रदेशों में कुछ अन्य अपेक्षाकृत छोटे स्थल रूप व आकृतियाँ भी पाई जाती हैं, जिन्हें स्थानीय नामों से पुकारा जाता है। हिमनद पृथ्वी पर परत के रूप में हिम प्रवाह या पर्वतीय ढालों से घाटियों में रैखिक प्रवाह के रूप में बहते हिम संहति को हिमनद कहते हैं। महाद्वीपीय हिमनद या गिरिपद हिमनद वे हिमनद हैं जो बृहद समतल क्षेत्र पर हिम परत के रूप में फैले हों, तथा पर्वतीय या घाटी हिमनद वे हिमनद हैं जो पर्वतीय ढालों में बहते हैं। प्रवाहित जल के विपरीत हिमनद प्रवाह बहुत धीमा होता है। हिमनद प्रतिदिन कुछ सेंटीमीटर या इससे कम से लेकर कुछ मीटर तक प्रवाहित हो सकते हैं। हिमनद मुख्यतः गुरुत्व बल के कारण गतिमान होते हैं। हमारे देश में भी अनेक हिमनद हैं जो हिमालय पर्वतीय ढालों से घाटी में बहते हैं। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के उच्च प्रदेशों में कुछ स्थानों पर इन्हें देखा जा सकता है। क्या आप जानते हैं कि भागीरथी नदी का उद्गम गंगोत्री हिमनद का अग्रभाग गोमुख है? वास्तव में अलकनंदा नदी का उद्गम अलकापुरी हिमनद से है। देवप्रयाग के निकट अलकनंदा व भागीरथी के मिलने पर
यहाँ से इसे गंगा के नाम से जाना जाता है। हिमनदों से प्रबल अपरदन होता है, जिसका कारण इसके अपने भार से उत्पन्न घर्षण है। हिमनद द्वारा कर्षित चट्टानी पदार्थ अर्थात प्रायः बड़े गोलार्ध व शैलखंड इसके तल में ही इसके साथ घसीटे जाते हैं। यह घाटी के किनारों पर अपघर्षण व घर्षण द्वारा अत्यधिक अपरदन करते हैं। हिमनद अपक्षय रहित चट्टानों का भी प्रभावशाली अपरदन करते हैं, जिससे ऊंचे पर्वत छोटी पहाड़ियाँ व मैदानों में परिवर्तित हो जाते हैं। हिमनद के लगातार संचालित होने से हिमनद मलबा हटता जाता है और विभाजक नीचे हो जाता है, और कालांतर में ढाल इतने निम्न हो जाते हैं कि हिमनद की संचलन शक्ति समाप्त हो जाती है तथा निम्न पहाड़ियाँ व अन्य निक्षेपित स्थल रूपों वाला एक हिमानी धौत आउटवाश प्लेन रह जाता है। चित्र 7.12 तथा 7.13 हिमनद के अपरदन व निक्षेपण से निर्मित स्थल रूपों को दर्शाता है, जिसका वर्णन भी अगले अनुच्छेदों में किया गया है। अपर्दित स्थल रूप सर्ग। हिमानीकृत पर्वतीय भागों में हिमनद द्वारा उत्पन्न स्थल रंध्रों में सर्ग सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अधिकतर सर्ग हिमनद घाटियों के शीर्ष पर पाए जाते हैं। एकत्रित हिम पर्वतीय क्षेत्रों से नीचे आती हुई सर्ग को काटती है। सर्ग गहरे, लंबे व चौड़े गर्त हैं, जिनकी दीवार तीव्र ढाल वाली, सीधी या अवतल होती है। हिमनद के पिघलने पर जल से भरी झील भी प्रायः इन गर्तों में देखने को मिलती है। इन झीलों को सर्ग झील या टान झील कहते हैं। आपस में मिले हुए दो या दो से अधिक सर्ग सीढ़ी नुमा क्रम में दिखाई देते हैं। हॉर्न या गिरी सुरंग और सिरेटेड कटक। सर्ग के शीर्ष पर अपरदन होने से हॉर्न निर्मित होते हैं। यदि 3 या अधिक विकिरणित हिमनद निरंतर शीर्ष पर तब तक अपरदन जारी रखें जब तक उनके तल आपस में मिल जाएं, तो एक तीव्र किनारों वाली नुकीली चोटी का निर्माण होता है, जिन्हें हॉर्न कहते हैं। लगातार अपरदन से सर्ग के दोनों तरफ की दीवारें तंग हो जाती हैं और इसका आकार कंघी या आरी के समान कटकों के रूप में हो जाता है, जिन्हें अरेत अर्थात तीक्ष्ण कटक कहते हैं। इनका ऊपरी भाग नुकीला तथा बाहरी आकार टेढ़ा मेढ़ा होता है। इन कटकों का चढ़ना प्रायः असंभव होता है। आल्प्स पर्वत पर सबसे ऊंची चोटी मैटरहॉर्न तथा हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट वास्तव में हॉर्न है, जो सर्ग के शीर्ष अपरदन से निर्मित है। हिमनद घाटी या गर्त। हिमानीकृत घाटियाँ गर्त की भांति होती हैं, जो आकार में अंग्रेजी के अक्षर यू जैसी होती हैं, जिनके तल चौड़े व किनारे चिकने तथा ढाल तीव्र होते हैं। घाटी में मलबा बिखरा होता है, हिमोड़ मलबा दलदली रूप में दिखाई देता है। चट्टानी धरातल पर झील भी उभरी होती है, अथवा ये झीलें घाटी में उपस्थित हिमोड़ मलबे से बनती हैं। मुख्य घाटी के एक तरफ या दोनों तरफ ऊंचाई पर लटकती घाटी अर्थात हैंगिंग वैली भी होती है। इन लटकती घाटियों के तल जो मुख्य घाटी में खुलते हैं, इनके विभाजक क्षेत्रों के कट जाने से ये त्रिकोण रूप में नज़र आती हैं। बहुत गहरी हिमनद गर्तें, जिनमें समुद्री जल भर जाता है तथा जो समुद्री तटरेखा पर होती हैं, उन्हें फियोर्ड कहते हैं। निक्षेपित स्थल रूप। पिघलते हुए हिमनद के द्वारा मिश्रित रूप में भारी व महीन पदार्थों का निक्षेप हिमोड़ या हिमनद गोलार्ध के रूप में जाना जाता है। इन निक्षेप में अधिकतर चट्टानी टुकड़े नुकीले या कम नुकीले आकार के होते हैं। हिमनदों के तल किनारों या छोर पर बर्फ पिघलने से सरिताएं बनती हैं। कुछ मात्रा में सैल मलबा इस पिघले जल से बनी सरिता में प्रवाहित होकर निक्षेपित होता है। ऐसे हिमनदी जलोढ़ निक्षेप हिमानी धौत आउटवाश कहलाते हैं। हिमोड़ निक्षेप के विपरीत हिमानी धौत आउटवाश डिपॉजिट्स प्रायः स्तरीकृत व वर्गीकृत होते हैं। हिमनद अवक्षेप में चट्टानी टुकड़े गोला किनारों वाले होते हैं। चित्र 7.13 में हिमनद क्षेत्रों के मुख्य निक्षेपित स्थल रूप दर्शाए गए हैं। हिमोड़ हिमनद टिल या गोलास्मी मृत्तिका के जमाव की लंबी कटकें हैं। अंतःस्थ हिमोड़ टर्मिनल मोरीन्स हिमनद के अंतिम भाग में मलबे के निक्षेप से बनी लंबी कटकें हैं। पार्श्विक हिमोड़ लैटरल मोरेन्स हिमनद घाटी की दीवार के समानांतर निर्मित होते हैं। पार्श्विक हिमोड़ अंतःस्थ
हिमोड़ से मिलकर घोड़े की नाल या अर्ध चंद्राकार कटक का निर्माण करते हैं। हिमनद घाटी के दोनों ओर अत्यधिक मात्रा में पार्श्विक हिमोड़ पाए जाते हैं। इस हिमोड़ की उत्पत्ति पूर्णतया आंशिक रूप से हिमानी जल द्वारा होती है, जो इस जलोढ़ को हिमनद के किनारों पर धकेलती है। कुछ घाटी हिमनद तेजी से पिघलने पर घाटी तल पर हिमनद तिल को एक परत के रूप में अवस्थित रूप से छोड़ देते हैं। ऐसे अवस्थित व भिन्न मोटाई के निक्षेप तली या तलस्थ ग्राउंड हिमोड़ कहलाते हैं। घाटी के मध्य में पार्श्विक हिमोड़ के साथ साथ हिमोड़ मिलते हैं, जिन्हें मध्यस्थ मीडियल हिमोड़ कहते हैं। ये पार्श्विक हिमोड़ की अपेक्षा कम स्पष्ट होते हैं। कभी कभी मध्यस्थ हिमोड़ व तलस्थ के अंतर को पहचानना कठिन होता है। खासकर ग्रीष्म ऋतु में हिमनद के पिघलने से जल हिमतल के ऊपर से प्रवाहित होता है और इसके किनारों से रिसता है या बर्फ़ के छिद्रों से नीचे प्रवाहित होता है। यह जल हिमनद के नीचे एकत्रित होकर बर्फ़ के नीचे नदी धारा में प्रवाहित होता है। ऐसी नदियाँ नदी घाटी के ऊपर बर्फ़ के किनारे वाले तल में प्रवाहित होती हैं। ये जल धारा अपने साथ बड़े गोलार्ध चट्टानी टुकड़े और छोटा चट्टानी मलबा बहा कर लाती हैं, जो हिमनद के नीचे इस बर्फ़ की घाटी में जमा हो जाते हैं। ये बर्फ़ पिघलने के बाद एक वक्राकार कटक के रूप में मिलते हैं, जिन्हें एस्कर कहते हैं। हिमानी डॉट मैदान आउटवाश प्लेन हिमानी गिरिपात के मैदानों में अथवा महाद्वीपीय हिमनदों से दूर हिमानी जलोढ़ निक्षेपों से, जिनमें बजरी, रेत, चीका मिट्टी व मृत्तिका के विस्तृत समतल जलोढ़ पंख भी शामिल हैं, हिमानी दोहत मैदान निर्मित होते हैं। ड्रमलिन हिमनद मृत्तिका के अंडाकार समतल कटकनुमा स्थल रूप हैं, जिनमें रेत व बजरी के ढेर होते हैं। ड्रमलिन के लंबे भाग हिमनद के प्रवाह की दिशा के समानांतर होते हैं। ये 1 किलोमीटर लंबे व 30 मीटर तक ऊंचे होते हैं। ड्रमलिन का हिमनद सम्मुख भाग स्टॉस कहलाता है, जो प्रच्छ टेल भागों की अपेक्षा तीखा तीव्र ढाल लिए होता है। ड्रमलिन का निर्माण हिमनद दरारों में भारी चट्टानी मलबे के भरने व उसके बर्फ़ के नीचे रहने से होता है। इसका अग्रभाग या स्टॉस भाग प्रवाहित हिमखंड के कारण तीव्र हो जाता है। ड्रमलिन हिमनद प्रवाह दिशा को बताते हैं। तरंग व धाराएं तटीय प्रक्रियाएं सर्वाधिक क्रियाशील हैं और इसी कारण अत्यधिक विनाशकारी होती हैं। क्या आप नहीं सोचते हैं कि तटीय प्रक्रियाओं तथा उनसे निर्मित स्थल रूपों को जानना अति महत्वपूर्ण है? तट पर कुछ परिवर्तन बहुत शीघ्रता से होते हैं। एक ही स्थान पर एक मौसम में अपरदन व दूसरे मौसम में निक्षेपण हो सकता है। तटों के किनारों पर अधिकतर परिवर्तन तरंगों द्वारा संपन्न होते हैं। जब तरंगों का अवनमन होता है तो जल तट पर अत्यधिक दबाव डालता है और इसके साथ ही साथ सागरीय तल पर तलछटों में भी दोलन होता है। तरंगों के स्थायी अवनमन के प्रभाव से तटों पर अभूतपूर्व प्रभाव पड़ता है। सामान्य तरंग अवनमन की अपेक्षा सुनामी लहरें कम समय में अधिक परिवर्तन लाती हैं। तरंगों में परिवर्तन उनकी आवृत्ति आदि होने से उनके अवनमन से उत्पन्न प्रभाव की गहनता भी परिवर्तित हो जाती है। तरंगों के कार्य के अतिरिक्त तटीय स्थल रूप कुछ अन्य कारकों पर भी निर्भर है। ये हैं स्थल व समुद्र तल की बनावट, समुद्रोन्मुख उन्मग्न तट या जलमग्न तट, समुद्री जल स्तर को स्थिर या स्थायी मानते हुए तटीय स्थल रूपों के विकास को समझने के लिए तटों को 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। ऊंचे चट्टानी तट अर्थात जलमग्न तट, निम्न समतल व मंद ढाल के अवसादी तट अर्थात उन्मग्न तट। ऊंचे चट्टानी तटों के सहारे तट रेखाएं अनियमित होती हैं तथा नदियां जलमग्न प्रतीत होती हैं। तटरेखा का अत्यधिक अवनमन होने से किनारे के स्थल भाग जलमग्न हो जाते हैं और वहां फियोर्ड तट बनते हैं। पहाड़ी भाग सीधे जल में डूब जाते हैं। सागरीय किनारों पर प्रारंभिक निक्षेपित स्थल रूप नहीं होते, अपरदित स्थल रूपों की बहुतायत होती है। ऊंचे चट्टानी तट के सहारे तरंगे अवनमित होकर धरातल पर अत्यधिक बल के साथ प्रहार करती हैं, जिससे पहाड़ी पार्श्व भृगु क्लिफ का आकार के लेते हैं। तरंगों के स्थायी प्रहार से भृगु शीघ्रता से पीछे हटते हैं और समुद्री भृगु क्लिफ के सम्मुख तरंग घर्षित चबूतरे बन जाते हैं।
तरंगे धीरे धीरे सागरी किनारों की अनियमितताओं को कम कर देती हैं। समुद्री भृगु से गिरने वाला चट्टानी मलबा धीरे धीरे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और लहरों के साथ घर्षित होता हुआ किनारों से दूर निक्षेपित हो जाता है। भृगु के विकास व उसके निवर्तन के वांछनीय समय के बाद तट रेखा कुछ सम या चिकनी हो जाती है तथा कुछ अतिरिक्त मलबे के किनारों से दूर जमाव से तरंग घर्षित वेदिकाओं के सामने तरंग निर्मित वेदिकाएं देखी जा सकती हैं। जैसे ही तटों के साथ अपरदन आरंभ होता है, वेलांचली प्रवाह, लॉन्ग शोर करंट व तरंगे इस अपरदित पदार्थ को सागरी किनारों पर पुलिन, बीचेस और रोधिकाओं के रूप में निक्षेपित करती हैं। रोधिकाएं बार्स जलमग्न आकृतियां हैं और जब यही रोधिकाएं जल के ऊपर दिखाई देती हैं तो इन्हें रोध बैरियर्स कहा जाता है। ऐसी रोधिकाएं जिनका एक भाग खाड़ी के शीर्ष स्थल से जुड़ा हो तो इसे स्पिट कहा जाता है। जब रोधिका तथा स्पिट किसी खाड़ी के मुख पर निर्मित होकर इसके मार्ग को अवरुद्ध कर देते हैं तब लैगून निर्मित होते हैं। कालांतर में लैगून स्थल से बहाए गए तलछट से भर जाता है और तटीय मैदान की रचना होती है। निम्न अवसादी तट निचले अवसादी तटों के सहारे नदियाँ तटीय मैदान एवं डेल्टा बनाकर अपनी लंबाई बढ़ा लेती हैं। कहीं कहीं पर लैगून व ज्वारी संकरी खाड़ी के रूप में जल भराव के अतिरिक्त तट रेखा सम या चिकनी होती है। सागरोन्मुख स्थल मंद ढाल लिए होता है। तटों के साथ समुद्री पंख व दलदल पाए जाते हैं। इन तटों पर निक्षेपित स्थलाकृतियों की बहुतायत होती है। जब मंद ढाल वाले अवसादी तटों पर तरंगे अवनमित होती हैं तो तल के अवसाद भी दोलित होते हैं और इनके परिवहन से अवरोधिकाएं लैगून व स्पिट निर्मित होते हैं। लैगून कालांतर में दलदल में परिवर्तित हो जाते हैं जो बाद में तटीय मैदान बनते हैं। इन निक्षेपित स्थलाकृतियों का बना रहना अवसादी पदार्थों की स्थायी एवं लगातार आपूर्ति पर निर्भर करता है। अवसादों के अतिरिक्त तूफान व सुनामी लहरें इनमें अभूतपूर्व परिवर्तन लाती हैं। बड़ी नदियाँ जो अधिक नद्य भार लाती हैं निचले अवसादी तटों के साथ डेल्टा बनाती हैं। हमारे देश का पश्चिमी तट ऊंचा चट्टानी निवर्तन रिट्रीटिंग तट है। पश्चिमी तट पर अपरदित आकृतियाँ बहुतायत में हैं। भारत के पूर्वी तट निचले अवसादी तट हैं। इन तटों पर निक्षेपित स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं। इन दोनों तटों की उत्पत्ति व प्रवृत्ति को जानने के लिए आप भारत भौतिक पर्यावरण पुस्तक पढ़ें। अपरदित स्थल रूप भृगु, क्लिफ, वेदिकाएं, टेरेसेस, कंदराएं, केव्स तथा स्टैक। ऐसे तट जहां अपरदन प्रमुख प्रक्रिया है वहां प्रायः दो मुख्य आकृतियां तरंग घर्षित भृगु व वेदिकाएं पाई जाती हैं। लगभग सभी समुद्र भृगु की ढाल तीव्र होती है जो कुछ मीटर से लेकर 30 मीटर या उससे अधिक हो सकती है। इनकी तलहटी पर एक मंद ढाल वाला या समतल प्लेटफॉर्म होता है जो समुद्री भृगु से प्राप्त सैल मलबे से ढका होता है। अगर ये प्लेटफॉर्म तरंग की औसत ऊंचाई से अधिक ऊंचाई पर मिलते हैं तो इन्हें तरंग घर्षित वेदिकाएं कहते हैं। भृगु की कठोर चट्टान के विरुद्ध जब तरंगे टकराती हैं तो भृगु के आधार पर रिक्त स्थान बनाती हैं और इसे गहराई तक खोखला कर देती हैं जिससे समुद्री कंदराएं बनती हैं। इन कंदराओं की छत ध्वस्त होने से समुद्री भृगु स्थल की ओर हटते हैं। भृगु के निवर्तन से चट्टानों के कुछ अवशेष तट पर अलग अलग छूट जाते हैं। ऐसी अलग अलग प्रतिरोधी चट्टानें जो कभी भृगु के भाग थे समुद्री स्टैक कहलाते हैं। अन्य स्थल रूपों की भांति समुद्री स्टैक भी अस्थायी आकृतियाँ हैं जो तरंग अपरदन द्वारा समुद्री पहाड़ियों व भृगु की भांति धीरे धीरे तंग समुद्री मैदानों में परिवर्तित हो जाती हैं और स्थल से प्रवाहित जलोढ़ से आच्छादित रेत व सिंगिल चौड़े पुलिन बीच में परिवर्तित हो जाते हैं। निक्षेपित स्थल रूप पुलिन, बीचेस और टिब्बे डून्स तटों की प्रमुख विशेषता पुलिन की उपस्थिति है। यद्यपि ऊबड़ खाबड़ तटों पर भी ये टुकड़ों में पाए जाते हैं। वे अवसाद जिनसे पुलिन निर्मित होते हैं अधिकतर थल व नदियों व सरिताओं द्वारा अथवा तरंगों के अपरदन द्वारा बहा कर लाए गए पदार्थ होते हैं। पुलिन अस्थायी स्थलाकृतियाँ हैं। कुछ रेत पुलिन, सैंड बीचेस
जो स्थायी प्रतीत होते हैं, किसी और मौसम में स्थूल कंकड़ पत्थरों की तंग पट्टी में परिवर्तित हो जाते हैं। अधिकतर पुलिन रेत के आकार के छोटे कणों से बने होते हैं। शिंगिल पुलिन में अत्यधिक छोटी गुटिकाएं तथा गोलास्मिकाएं होती हैं। पुलिन के ठीक पीछे पुलिन तल से उठाई गई रेत टिब्बे या डूंस के रूप में निक्षेपित होती हैं। तटरेखा के समानांतर लंबाई में कटकों के रूप में बने रेत टिब्बे निम्न तलछटी तटों पर अक्सर देखे जा सकते हैं। रोधिका, पार्स, रोध बैरियर्स तथा स्पिट समुद्री अपतट पर तट के समानांतर पाई जाने वाली रेत और सिंगिल की कटक अपतट समानांतर पाई जाने वाली रेत और सिंगिल की कटक को अपतट रोधिक ऑफशोर बार कहलाती है। ऐसी तटीय अपतटीय रोधिका जो रेत के अधिक निक्षेपण से ऊपर दिखाई पड़ती है उसे रोध रोधिका बैरियर बार कहते हैं। अपतटीय रोध व रोधिकाएं प्रायः या तो खाड़ी के प्रवेश पर या नदियों के मुहानों के सम्मुख बनती हैं। कई बार इन रोधिकाओं का एक सिरा खाड़ी से जुड़ जाता है और इन्हें स्पिट कहते हैं। शीर्ष स्थल से एक सिरा जुड़ने पर भी स्पिट विकसित होती है। रोधिकाएं रोध व स्पिट धीरे धीरे खाड़ी के मुख पर बढ़ते रहते हैं, जिससे खाड़ी का समुद्र में खुलने वाले द्वार तंग हो जाता है तथा कालांतर में खाड़ी एक लैगून में परिवर्तित हो जाती है। लैगून भी धीरे धीरे स्थल से लाए गए तलछटों से या पुलिन से वायु द्वारा लाए गए तलछट से लैगून के स्थान पर एक चौड़े व विस्तृत तटीय मैदान में विकसित हो जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि समुद्र के अपतट पर बनी रोधिकाएं तूफान और सुनामी लहरों के आक्रमण के समय सबसे पहले बचाव करती हैं, क्योंकि ये रोधिकाएं इनकी प्रबलता को कम कर देती हैं। इसके बाद रोध, पुलिन, पुलिन स्तूप तथा मैंग्रोव हैं जो इनकी प्रबलता को झेलते हैं। अतः अगर हम तटों के किनारों पर पाए जाने वाले मैंग्रोव व तलछट सेडिमेंट्री बजट से छेड़छाड़ करते हैं तो ये तटीय स्थलाकृतियाँ अपरदित हो जाएंगी तथा मानव व मानवीय बस्तियों को तूफान व सुनामी लहरों के सीधे व प्रथम प्रहार झेलने होंगे। पवने विंड्स उष्ण मरुस्थलों के दो प्रभावशाली अनाच्छादनकर्ता कारकों में पवन एक महत्वपूर्ण अपर्दन का कारक है। मरुस्थलीय धरातल शीघ्र गर्म और शीघ्र ठंडे हो जाते हैं। उष्ण धरातलों के ठीक ऊपर वायु गर्म हो जाती है, जिससे हल्की गर्म हवा प्रक्षुब्धता के साथ ऊर्ध्वाधर गति करती है। इसके मार्ग में कोई रुकावट आने पर भंवर वातावृत बनते हैं तथा अनुवात एवं उत्वात प्रवाह उत्पन्न होता है। पवनें मरुस्थलीय धरातल के साथ साथ भी तीव्र गति से चलती हैं और उनके मार्ग में रुकावटें पवनों में विक्षोभ उत्पन्न करते हैं। निसंदेह तूफानी पवन अधिक विनाशकारी होता है। पवन अपवाहन, घर्षण आदि द्वारा अपर्दन करती हैं। अपवाहन में पवन धरातल से चट्टानों के छोटे कण व धूल उठाती है। वायु की परिवहन की प्रक्रिया में रेत व बजरी आदि औजारों की तरह धरातलीय चट्टानों पर चोट पहुंचाकर घर्षण करती हैं। जब वायु में उपस्थित रेत के कण चट्टानों के तल से टकराते हैं तो इसका प्रभाव पवन के संवेग पर निर्भर करता है। यह प्रक्रिया बालू घर्षण अर्थात सैंड ब्लास्टिंग जैसी है। मरुस्थलों में पवनें कई रोचक अपरदनात्मक व निक्षेपात्मक स्थल रूप बनाती हैं। वास्तव में मरुस्थलों में अधिकतर स्थलाकृतियों का निर्माण बृहद क्षरण और प्रवाही जल की चादर, बाढ़ अर्थात सीड फ्लड से होता है। यद्यपि मरुस्थलों में वर्षा बहुत कम होती है, लेकिन यह अल्प समय में मूसलाधार वर्षा टोरेंटियल के रूप में होती है। मरुस्थलीय चट्टानें अत्यधिक वनस्पति विहीन होने के कारण तथा दैनिक तापांतर के कारण यांत्रिक व रासायनिक अपक्षय से अधिक प्रभावित होती हैं। अतः इनका शीघ्र क्षय होता है और वेग प्रवाह इस अपक्षय जनित मलबे को आसानी से बहा कर ले जाते हैं। अर्थात मरुस्थलों में अपक्षय जनित मलबा केवल पवनों द्वारा ही नहीं वरन वर्षा व वृष्टि, धोवन, शीतवात से भी प्रभावित होता है। पवन केवल महीन मलबे का ही अपवहन कर सकती हैं और बृहद अपर्दन मुख्यतः परत, बाढ़ या वृष्टि, धोवन से ही संपन्न होता है। मरुस्थलों में नदियाँ चौड़ी, अनियमित तथा वर्षा के बाद
अल्प समय तक ही प्रवाहित होती हैं। अपरदनात्मक स्थल रूप पेडिमेंट और पदस्थली पेडिप्लेन मरुस्थलों में भूदृश्य का विकास मुख्यतः पेडिमेंट का निर्माण व उसका ही विकसित रूप है। पर्वतों के पाद पर मलबे रहित अथवा मलबे सहित मंद ढाल वाले चट्टानी तल पेडिमेंट कहलाते हैं। पेडिमेंट का निर्माण पर्वतीय अग्रभाग के अपर्दन मुख्यतः सरिता के क्षैतिज अपर्दन व चादर बाड़ दोनों के संयुक्त अपर्दन से होता है। अपर्दन भूसंहति के तीव्र ढाल वाले कोर के साथ साथ प्रारंभ होता है या विवर्तनिकी द्वारा नियंत्रित कटावों के तीव्र ढाल वाले पार्श्व पर अपर्दन प्रारंभ होता है। जब एक बार एक तीव्र मंद ढाल के साथ पेडिमेंट का निर्माण हो जाता है जिसके पीछे एक भृगु या मुक्त पार्श्व होता है तो कटाव के कारण मंद ढाल तथा मुक्त पार्श्व पीछे हटने लगता है। अपर्दन की इस पद्धति को पृष्ठ क्षरण या बैकवास्टिंग के द्वारा की गई ढाल की समानांतर निवर्तन अर्थात पीछे हटना क्रिया कहते हैं। अतः समानांतर ढाल निवर्तन द्वारा पर्वतों के अग्रभाग को अपर्दित करते हुए पेडिमेंट आगे बढ़ते हैं तथा पर्वत घिसते हुए पीछे हटते हैं। धीरे धीरे पर्वतों का अपर्दन हो जाता है और केवल इंसेलबर्ग निर्मित होते हैं जो कि पर्वतों के अवशिष्ट रूप हैं। इस प्रकार मरुस्थलीय प्रदेशों में एक उच्च धरातल आकृति विहीन मैदान में परिवर्तित हो जाता है जिसे पेडी प्लेन या पदस्थली कहते हैं। प्लाया मरुभूमियों में मैदान प्लेन्स प्रमुख स्थल रूप हैं। पर्वतों व पहाड़ियों से घिरे बेसिनों में अपवाह मुख्यतः बेसिन के मध्य में होता है तथा बेसिन के किनारों से लगातार लाए हुए अवसाद जमाव के कारण बेसिन के मध्य में लगभग समतल मैदान की रचना हो जाती है। पर्याप्त जल उपलब्ध होने पर यह मैदान उथले जल क्षेत्र में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार की उथली जल झीलें ही प्लाया कहलाती हैं। प्लाया में वाष्पीकरण के कारण जल अल्प समय के लिए ही रहता है और अक्सर प्लाया में लवणों के समृद्ध निक्षेप पाए जाते हैं। ऐसे प्लाया मैदान जो लवणों से भरे हों कल्लर भूमि या क्षारीय क्षेत्र आल्कली फ्लैट्स कहलाते हैं। अपवाहन गर्त डिफ्लेशन हॉलोज तथा गुहा केव्स पवनों के एक ही दिशा में स्थायी प्रवाह से चट्टानों के अपक्षय जनित पदार्थ या असंगठित मिट्टी का अपवाहन होता है। इस प्रक्रिया में उथले गर्त बनते हैं जिन्हें अपवाहन गर्त कहते हैं। अपवाहन प्रक्रिया से चट्टानी धरातल पर छोटे गड्ढे या गुहिकाएँ भी बनती हैं। तीव्र ढाल पवन के साथ उड़ने वाले धूल कण अब घर्षण से चट्टानी तल पर पहले उथले गर्त जिन्हें वात गर्त या ब्लोआउट्स कहते हैं बनाते हैं और इनमें से कुछ वात गर्त गहरे और विस्तृत हो जाते हैं जिन्हें गुहा केव्स कहते हैं। छत्तक मशरूम्स टेबल तथा पीठिका सेल मरुस्थलों में अधिकतर चट्टानें पवन अपवाहन व अपघर्षण द्वारा शीघ्रता से कट जाती हैं और कुछ प्रतिरोधी चट्टानों के घिसे हुए अवशेष जिनके आधार पतले व ऊपरी भाग विस्तृत और गोल टोपी के आकार के होते हैं छत्रक के आकार में पाए जाते हैं। कभी कभी प्रतिरोधी चट्टानों का ऊपरी हिस्सा मेंज की भांति विस्तृत होता है और अधिकतर ऐसे अवशेष पीठिका की भांति खड़े रहते हैं। निक्षेपित स्थल रूप पवन एक छटाई करने वाला कारक अर्थात सॉल्टिंग एजेंट भी है अर्थात पवन द्वारा बारीक रेत का परिवहन अधिक ऊंचाई व अधिक दूरी तक होता है। पवनों के वेग के अनुरूप मोटे आकार के कण धरातल के साथ घर्षण करते हुए चले आते हैं और अपने टकराने से अन्य कणों को ढीला कर देते हैं जिन्हें सॉल्टेशन कहते हैं। हवा में लटकते महीन कण अपेक्षाकृत अधिक दूरी तक उड़ा कर ले जाए जा सकते हैं चूँकि पवनों द्वारा कणों का परिवहन उनके आकार व भार के अनुरूप होता है। अतः पवनों की परिवहन प्रक्रिया में ही पदार्थों छटाई का काम हो जाता है। जब पवन की गति घट जाती है या लगभग रुक जाती है तो कणों के आकार के आधार पर निक्षेपण प्रक्रिया आरंभ होती है। अतः पवनों के निक्षेपित स्थल रूपों में कणों की महीनता भी देखी जा सकती है।
रेत की आपूर्ति व स्थायी पवन दिशा के आधार पर शुष्क पवनों में पवन निक्षेपित स्थल रूप विकसित होते हैं। बालू टिब्बे, सैंड डून्स, उष्ण शुष्क मरुस्थल बालू टिब्बों के निर्माण के उपयुक्त स्थान हैं। इनके निर्माण के लिए अवरोध का होना भी अत्यंत आवश्यक है। बालू टिब्बे विभिन्न प्रकार के होते हैं। नवचंद्राकार टिब्बे, जिनकी भुजाएं पवनों की दिशा में निकली होती हैं, बरखान कहलाते हैं। जहाँ रेतीले धरातल पर आंशिक रूप से वनस्पति पाई जाती है, वहाँ परवलयिक पैराबोलिक बालूका टिब्बों का निर्माण होता है। अर्थात अगर पवनों की दिशा स्थायी रहे तो परवलयिक बालू टिब्बे बरखान से भिन्न आकृति वाले होते हैं। सीफ बरखान की भांति होते हैं। सीफ बालू टिब्बों में केवल एक ही भुजा होती है। ऐसे पवनों की दिशा में बदलाव के कारण होता है। सीफ की ये भुजा ऊंची व अधिक लंबाई में विकसित हो सकती है। जब रेत की आपूर्ति कम तथा पवनों की दिशा स्थायी रहे तो अनुदैर्ध्य टिब्बे लॉन्गिट्यूडनल डून्स बनते हैं। ये अत्यधिक लंबाई व कम ऊंचाई के लंबायन घटक होते हैं। अनुप्रस्थ टिब्बे ट्रांसवर्स डून्स प्रचलित पवनों की दिशा के समकोण पर बनते हैं। इन टिब्बों के निर्माण में पवनों की दिशा निश्चित और रेत का स्रोत पवनों की दिशा के समकोण पर हो। ये अधिक लंबे व कम ऊंचाई वाले होते हैं। जब रेत की आपूर्ति अधिक हो तो अधिकतर नियमित बालू टिब्बे एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं और उनकी वास्तविक आकृति व अनोखी विशेषताएं नहीं रहती। मरुस्थलों में अधिकतर टिब्बों का स्थानांतरण होता रहता है और इनमें से कुछ विशेषकर मानव बस्तियों के निकट स्थित हो जाते हैं।